नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वहाँ आत्मिक जगत के लोगों से मिलते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं, किसी भी बात को गुप्त रखने पर इतना जोर क्यों। ऑडियो नंबर 47 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त ने उत्तर दिया, हमारे विचार भविष्य के लिए हैं। ये विचार एक तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और अगर इनका पता चल गया तो ये समाज में भूचाल ला सकते हैं और आत्मीय जगत के लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है। ये विचार फैलने चाहिए, लेकिन हमारे पूरे जीवन में बहुत धीमी गति से। दूसरे सप्ताह आश्चर्यजनक रूप से एक रहस्यमय दीक्षा समारोह के द्वारा मैं इस आत्मिक जगत का सदस्य बन गया। मैंने देखा कि आत्मिक जगत के एक व्यक्ति से मैं अपने पिता के साथ पहले एक बड़ी सी गुफा में मिल चुका था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अपने पुराने संबंध को यहाँ प्रकट न करूँ। उनका टेलीपैथिक पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उनके सारे विचारों को अच्छी तरह पढ़ पा रहा था। मैंने जाना कि आत्मिक जगत के उपदेश ईमानदारी, स्वीकृति, कृतज्ञता, आदर, सम्मान, दूसरों की भलाई के लिए कठोर जीवन जीना, दुर्बल लोगों की रक्षा जैसी भावनाओं पर आधारित है। उनके पास कुछ गुप्त उपदेश भी हैं इस बात के बारे में कि इस ब्रह्मांड में इंसान का रोल क्या है। आत्मिक जगत के लोग यह भी विश्वास करते हैं कि अधिकतर प्रगतिशील नेताओं का उस अनजान असीमित स्रोत से किसी न किसी तरह का संबंध जरूर होता है। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन जब मैं अपने पिता के साथ बगीचे में टहल रहा था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुस्कान के साथ आत्मिक जगत का इशारा किया। मेरी आत्मा महान परमानंद की स्थिति में पहुंच गई। मैंने रेस्टोरेंट में काम करना जारी रखा, लेकिन मैं खुश था कि आत्मिक जगत के लोग अक्सर वहाँ खाने आया करते, लेकिन वह कभी भी यह नहीं दिखाते कि वे मुझे या आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारी एक प्रचलित कहावत थी जिसे हम अक्सर व्यवहार में लाते थे, तुम एक होओगे और सबकी भलाई के लिए करने वाले कार्यों में एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहोगे। एक दिन जब मैं काफ़ी थक गया था और कुएं से पानी निकालने का कठिन कार्य कर रहा था, आत्मिक जगत का एक भाई आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। बिना किसी मुस्कान या हाय हेलो के उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें विशेष अधिकार मिला हुआ है कि तुम इस तरह का काम करो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और वह चला गया, लेकिन बाद में इस बारे में सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि उसने सही कहा था। मुझे आशा है कि किसी दिन मुझे अनुमति मिलेगी कि मैं आत्मिक जगत के बारे में लिखूं कि यहाँ के सदस्य कितने अच्छे लोग हैं, कितनी पवित्र आत्माएं हैं। कुछ साल बाद मैं एक ऐसी कार्यशाला में काम करने गया जहाँ ढलाई का काम होता था। यह काम मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यह सृजनात्मक था। पहली बार मैंने देखा कि ढलाई का काम कैसे होता था। बालू से एक विशेष तरह की डिज़ाइन बनाकर उसमें तरल ब्रास डाला जाता था। जब यह अक्सर ठंडा हो जाता था, उन्हें साफ़ किया जाता था, उनकी पॉलिश की जाती और इस तरह ब्रास की सैकड़ों चीज़ें बनाई जाती थी। मैंने यह काम इतनी जल्दी सीख लिया कि मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह दुगुनी कर दी। हालांकि इस काम के लिए जो केमिकल्स काम में लाए जाते थे और ब्रास का पाउडर जो हमारी सांसों के द्वारा हमारे अंदर जाता था, उससे मेरी आंखें जलने लगती थीं और यह हमारे फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं था। एक दिन मैंने सरदार से पूछा, क्या यह संभव नहीं है कि हमारी आँखों को, हमारे फेफड़ों को इन रसायनों से, ब्रास के इस पाउडर से बचाया जा सके? आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें
यहाँ काम करने वाले हर एक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? उसने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति को उसकी नियति और भाग्य के अनुसार जीने दो। मुझे इस तरह का पक्षपात अच्छा नहीं लगा। मैं 1 महीने वहाँ और रहा। उसके बाद मैंने यह काम छोड़ दिया। कार्यशाला के इन सभी कामों के पीछे कुछ और भी चल रहा था। मालिक अपनी पत्नी से 20 साल बड़ा था। उसकी पत्नी सरदार से प्रेम करती थी। मालिक को छोड़कर हर व्यक्ति को इस प्रेम प्रसंग के बारे में मालूम था। जब मैंने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा कि इस घटना के बारे में कोई मालिक को बताता क्यों नहीं, तो उसने कहा, क्योंकि हम उससे घृणा करते हैं। हमें पता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जब उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है तो हमें ऐसा लगता है कि वह हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हमने उसका बदला ले लिया है। जगत के इस भाग में पूरी परिस्थिति इस तरह की थी। बदला लेने का एक अजीब मजाकी तरीका था। ढलाई का काम करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ एक फैक्ट्री में चला गया, जहाँ पर वाहनों के टायर ठीक किए जाते थे। टायरों के फटे हुए हिस्से पर रबर के बड़े टुकड़े काटकर वहाँ लगाया जाता था और फिर उसकी सूते से सिलाई की जाती थी। इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता था और मैंने यह बहुत अच्छी तरह से किया। यहाँ इंसानों के बीच एक दूसरे तरह की कॉमेडी थी जो दूसरे कामों से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ का सरदार एक युवा लड़का था जिस पर मालिक का पूरा भरोसा था। मालिक की उपस्थिति में वह अपने कर्मचारियों से बहुत आदर से बात किया करता था, लेकिन जैसे ही मालिक दुकान से निकल जाता, सरदार यह कहकर प्रार्थना करना शुरू कर देता, हे ईश्वर, मालिक यहाँ नहीं है, कृपा कर हमें बहुत सारे काम दो ताकि हमारी जेबें भर सके और हम सुखी रह सकें। और मज़े की बात यह है कि ग्राहक यहाँ आया करते। मालिक की अनुपस्थिति में सरदार पैसों का 80% अपने पास रख लिया करता। 10% वह बाकी कर्मचारियों में बांट देता। कर्मचारी उसे बहुत पसंद किया करते, लेकिन यह बेईमानी और धोखाधड़ी मुझे बहुत परेशान करती। और एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्यों करता है। उसने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया, चलो साफ साफ बता देता हूँ, लेकिन यह तुम्हारा पहला और अंतिम प्रश्न है। ये समझ लो कि मालिक बहुत अमीर है और हम गरीब हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसकी योग्यता के अनुसार वह हमें आय नहीं देता है। इसके अलावा अगर हमारे पास ऊपरी कमाई न हो तो हम दूसरी लड़कियों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी पत्नियां जानती हैं कि हमें यहाँ पर मालिक से कितना मिलता है। मैंने कहा, हाँ सर। दूसरे दिन उसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए। मैं बाहर गया और इन पैसों से एक सैंडविच खरीद लाया, लेकिन दुकान पर वापस आते समय मैंने उसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया। चोरी किए हुए पैसों से खरीदा हुआ सामान मैं खा न सका। कुछ सप्ताह के अंदर उसने महसूस किया कि मैं उस वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वही हुआ जो होना था। मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, हम देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हैं, इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। ये रहे तुम्हारे पैसे, ईश्वर तुम्हारे साथ रहें। मैंने पैसे वहीं टेबल पर छोड़ दिए। उस इंसान पर दया का भाव दिखाते हुए मैं दुकान से बाहर आया और घर चला गया। स्पष्ट था कि मेरी माँ मुझे देखकर बहुत हताश हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, मैं उस पेड़ की तरह हूँ जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और इस वजह से वह अपनी जड़ें नहीं जमा सका। उन्हें डर था कि कहीं मैं जीवन में असफल न हो जाऊं। उन्हें यह सच लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर बहुत गहरे में कोई आवाज़ आ रही थी
कि जीवन के रास्ते पर स्थायी असफलता नहीं है। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत ख़राब लगा कि न चाहते हुए भी मुझसे प्रेम करने के बावजूद उन्होंने मुझसे कठोर लहजे में बात करनी पड़ी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।